नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सभी मित्रवर। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल जो आपके लिए निरंतर नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहा है, जो सीटेट, एमपीटेट, यूपी सुपर टेट, रीट आदि एग्ज़ामों के लिए आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि परीक्षा में अधिक से अधिक संभावना है इनकी पूछे जाने की, वो क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करते हैं आज की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर भी बड़े ही गौर से और ध्यान से दीजिए, जिससे कि आप सही आंसर टिक कर सकें। जी, आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है हो सकता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनादिगम भी सीखने की किस्सा है या सीखने की प्रक्रिया है? बताइए क्या आंसर होगा। जी, आंसर बताइए। जी बिल्कुल, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने। देखिए, इसका आंसर सीखना एक ऐसी क्रिया है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। देखिए, इसका आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसका आंसर व्यवहार का अध्ययन सीखना। देखिए कैसे हो सकता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जब हम किसी से व्यवहार करेंगे, किसी चीज़ का व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। आप जब किसी चीज़ को अपन स्वयं करते हैं ना, तब करते हैं तो क्या होता है, अनुभव आता है, ठीक। और इसके अनुसार हमें सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। जब हम व्यवहार करेंगे, किसी चीज़ को अपने स्वयं हाथों से करेंगे, तब जाके हम सीखेंगे और सीखने अनुभवों से हम सीखते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। व्यवहार का अध्ययन दूसरा ऑप्शन सही है। अनादिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी, तो आप पहली बार में ही सफल नहीं हो जाते, कई बार हमें असफलता भी मिलती है। इसलिए अनअधिगम, अनलर्निंग भी सीखने का किस्सा है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है ना। तो बिल्कुल, सीखना एक प्रक्रिया व्यवहार में मध्यस्थता करती है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे व्यवहार में वो चीज़ शामिल होने लगती है। इसलिए इसका आंसर व्यवहार, बी नंबर आपका सही है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा। देखिए, अब ये बहुत सिंपल सा आंसर है। अवधारणा क्या है? मैं आप आंसर दीजिए पहले तो। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? अवधारणा होती क्या है? अवधारणा का मतलब होता है संकल्पना, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि भाषा दर्शन का ही एक शब्द है अवधारणा, है ना। हाँ बताइए, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? देखिए, अवधारणा शरीर में बनती है, शारीरिक रूप में बनती है, तो कुछ शारीरिक विकास चीज़ अलग है ना। अवधारणा थोड़ी शरीर में बनती है। सामाजिक विकास, भाई सामाजिक विकास में अवधारणा से क्या? संवेगात्मक विकास, संवेग क्या होते हैं? क्रोध, भय, इस प्रकार से संवेग होते हैं। तो इसमें अवधारणा क्या है? अवधारणा सही आंसर होगा बौद्धिक विकास से, है ना। अवधारणा होगा बौद्धिक विकास से। इसलिए इसका सही आंसर दूसरे का पहला। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण, यहाँ ध्यान से, व्यक्तित्व के सर्वांगीण, किस चीज़ की? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है? किसकी जानकारी टीचर को होनी चाहिए, शिक्षक को होनी चाहिए? बताइए, आंसर बताइए तीसरे का। जी, देखिए, मित्रों की जानकारी हो। ये क्या सर्वांगीण विकास है? मित्रों की जानकारी करके भी आप क्या करोगे? उसका ज्ञान, या फिर उसका व्यवहार, या फिर साथी, कक्षा के साथी? बताइए क्या होगा। जी बताइए क्या होगा आंसर, ध्यान से। जी, जिनका व्यवहार, सी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। व्यवहार बिल्कुल सही आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। तो सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि उसके व्यवहार को देखकर ही अध्यापक के अनुमान लगाते हैं कि वह किस उद्दीपक या फिर परिस्थिति विशेष से लगाव से ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को उसके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा।
चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, बताइए। ध्यान से पढ़िए, पूर्व निश्चित दिशा कह रहा है ये, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, कथन विकास के किस सिद्धांत का, किस सिद्धांत, सिद्धांत की बात हो रही है, सिद्धांत का अनुसरण करता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर बताइए। देखिए आंसर बताइए पहले आप, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होना चाहिए इसमें, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का, विकास की दिशा का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आंसर क्या होगा, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्यों, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत। अब इसमें आपको समझने की बात यह है कि एकीकरण का सिद्धांत में होता क्या है। देखिए, जब बालक छोटा होता है तो वो कोई भी चीज़ अपना, जैसे हाथ बढ़ाता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, पूरा हाथ बढ़ाता है, ना कि उंगलियों को दोनों हाथ उठा देता है वो, है ना। उसके बाद फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी कलाई को मोड़ना सीखता है, उसके बाद फिर उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद वो पार्टिकुलर काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एकीकरण का सिद्धांत हो गया। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत मतलब ये है कंटिन्यूटी, हमेशा विकास होता रहता है धीरे धीरे, है ना। और उसके बाद आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि इसका आंसर सही आंसर है। विकास की दिशा का सिद्धांत वो इस प्रकार से होता है, जैसे बालक छोटा होता है और छोटा बालक क्या करता है, सबसे पहले वो अपने सिर को उठाना प्रारंभ करता है, ठीक है। सिर को उठाना प्रारंभ, एक विकास की दशा है, दिशा है ना, विकास की दशा, पहले सिर को उठाना प्रारंभ करेगा, उसके बाद फिर वो अपने कमर से उठना प्रारंभ करेगा, सिर से कमर तक, मतलब इस प्रकार से कोशिश करेगा उठने की। उसके बाद फिर वो बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर वो बैठने के बाद खड़ा होना सीखेगा, उसके फिर चलना सीखेगा। इस प्रकार से विकास की दिशा का सिद्धांत यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का, ठीक है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, बताइए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर होगा व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी आता है, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है इसने क्या त्यागा, सबसे पहले इसने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, और शरीर का अध्ययन इसमें क्या है, शरीर का अध्ययन चीज़ अलग ही है, क्योंकि सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था मनोविज्ञान को, उसके बाद फिर मन का अध्ययन माना जाने लगा, और वर्तमान समय में ये व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिकता संबंधी, आनुवांशिकता बात हो रही है यहाँ पे आनुवांशिकता की। देखिए, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है, आनुवांशिकता का मतलब होता है कि ऐसे गुण जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने पूर्वजों से, ठीक है ना। आनुवंशिकता का मतलब है ऐसे गुण जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमारे पूर्वजों से, माता पिता से, उनके बच्चों में आने वाले जो कारक हैं जो वो होते हैं आनुवांशिक, है ना। तो देखिए, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समूह के प्रति अभिभूति या चिंतन पैटर्न। देखिए, सामाजिक गतिविधियाँ ये अपनी आनुवंशिकता से नहीं आएंगी, समूह के प्रति अभिभूति ये भी समाज से नहीं आएगा, चिंतन पैटर्न सोचने का तरीका ये भी हमारे आनुवंशिकता से नहीं आता, बल्कि इसका हाँ हो सकता है रोल, लेकिन इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आंखों का रंग, ये हमेशा आंखों का रंग है आपका, आपके त्वचा का रंग है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमें आनुवंशिकता संबंधी होता है इसका आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। अब यहाँ पे वंशजों की वाली बात आ गई है। देखिए, क्या हो सकता है, हमारे माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। भाई, पर्यावरण तो नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, पर्यावरण तो नहीं कहेंगे, तो पहले ही ये तो पहला को ऑप्शन कट हो गया। दूसरा क्या कहेंगे भाई, जीन, नहीं, जीन्स भी नहीं कहेंगे, है ना। डीएनए आरएनए इस प्रकार से जीन्स वो होता है, लेकिन यहाँ पे लक्षण, होने वाले लक्षणों को, लक्षण की बात हो रही है, वंशजों में स्थान लक्षणों को कहा क्या की बात की जा रही है यहाँ पे। अब है होम्योस्टेसिस, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बचता है अपना, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता ही इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि माता पिता और अपने पूर्वजों के गुण जो है संतानों में अवतरित होने लगते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अपने माता पिता के शरीर और मानसिक गुण प्राप्त करता है और यही क्रम कई पीढ़ियों तक चलता है, इसे कहते हैं आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह किसने कहा था? ये तो बहुत इजी है, कोटेशन है। इसका आंसर है बी एन झा। क्या है इसका आंसर? बी एन झा। बी एन झा ने कहा था ये सब चीज़ें। बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम के माध्यम से ही बालक का शरीर, ढांचा, रंग, आकार आदि अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। जी 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 नंबर का है, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम शुरू होता है या प्रारंभ होता है, कब से? अलगाव से। अच्छा जी बताइए, आप पहले आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा? अलगाव से या भीड़ से या संपर्क से या दृश्य सामग्री से? जल्दी फटाक से आंसर दीजिए, क्विक। बहुत इजी है, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए, अलगाव की स्थिति क्या होती है? जब दो लोग एक दूसरे से अलग अलग दिशा में हों, अर्थात कोई एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, तो अलगाव की स्थिति। इससे सामाजिक अधिगम होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए ये वाला आंसर कट। भीड़ से, अरे भीड़ तो किसी भी दिशा में जा रही है कि भीड़ में कोई सामाजिक अधिगम होगा क्या? नहीं होगा। अगला दृश्य सामग्री, मान लीजिए आप टेलीविज़न देख रहे हैं या फिर मोबाइल पे कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उससे क्या आपका सामाजिक अधिगम हो रहा है क्या? नहीं, बल्कि संपर्क से। जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ मिलोगे, बातचीत करोगे, मेल जोल बढ़ेगा, इससे सामाजिक अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में होनी चाहिए भूमिका किसकी? अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अल्पवयस्क बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे बच्चों की भी नहीं हो रही है। ध्यान से समझिए जरा, जो स्टेजेस है ना वो बताइए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? बताइए जी, बिल्कुल आंसर बताइए जल्दी फटाक से। जी, इसका आंसर होगा आपका संवेदनात्मक। क्यों? देखिए, अगर आप ज़्यादा रोक टोक करोगे बच्चे पे, तो बच्चा आपसे निगेटिव हो जाएगा, अर्थात आपसे जॉलिशी रखने लगेगा, आपसे कुल मिला के चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। ठीक है। अग्र सक्रिय अर्थात एकदम बच्चे की बहुत ज़्यादा जो उसने डिमांड की तुरंत ला कर दे दी, इस प्रकार से, मतलब एकदम उसका प्रति पूरी तरह से उसे, मतलब जो भी वो चाहे वो तुरंत उसके सामने हाजिर कर देना, इस प्रकार से, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उदासीन, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इस प्रकार से कुछ मतलब ही नहीं रखना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर सही होगा संवेदनात्मक। संवेदनात्मक मतलब है लचीलापन, अर्थात उससे अपने मित्रवत व्यवहार करेंगे, है ना, उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे और संवेदनात्मक रखेंगे, भाव रखेंगे, तो ये इससे हमारा जो अल्पवयस्क बच्चा है वो अधिगम या फिर अभिभावक की भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए। कहीं अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे अपन संभाल सकते हैं। अगला है, ये बहुत इजी है और इसमें इसे देखते ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल देखते ही आंसर आना चाहिए। शतरंज कार्ड निम्न में से किस में वर्गीकृत किया सकता है? लड़ाई वाले गेम, प्रायोगिक गेम, बौद्धिक गेम या गतिमान गेम? ईजी है, बौद्धिक गेम है ये सब, लड़ाई वाले हैं नहीं, प्रायोगिक है नहीं, गतिमान है नहीं, बस बौद्धिक वाले गेम है, यानी इससे दिमागी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? देखिए, इदम, अहम, परायहम, तीन चीज़ें होती हैं, इदम, अहम, परायहम। इदम को बोलते इड, इंग्लिश में बोलते इड, ID इड, ये इदम, इड, अहम और परायहम, है ना, ईगो और ये सुपर ईगो, SUPER, सुपर ईगो, है ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीन परिस्थितियां हैं फ्राइड के अनुसार। बताइए आंतरिकीकरण किस में होता है? इसका आंसर बताइए, पहले मैं बता रहा हूँ जी। इसका आंसर परायहम, बिल्कुल सही है, परायहम। देखिए, तीनों की व्यवस्था समझ लीजिए। इड क्या होता है? इड एक ऐसी चीज़ है, छोटा बालक है, मान लीजिए छोटा बालक है। अब छोटा बच्चा जो है वो क्या करेगा? छोटा जो बच्चा है वो ये काम, अगर मान लीजिए उसे कोई चीज़ पसंद है, मान लीजिए जो छोटा खिलौना है, कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और इस बच्चे को खिलौना पसंद है, तो वो अपनी खुशी
चाहेगा, किसी दूसरे के नहीं, और वो उस खिलौने को किसी भी हालत में, चाहे वो चोरी करके, चाहे वो छीन कर, किसी प्रकार से वो उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब वो अपने सुख को ही पूर्ण करना चाहता है। ये कहलाता है इदम। अब होता है अहम। अहम क्या होता है? ये बीच की अवस्था होती है। बीच की अवस्था यानी ये ऐसी अवस्था होती है कि जो हमेशा एक रास्ता बताती है, सही रास्ता क्या है। जैसे वास्तविकता बताता है, वास्तविकता। जैसे अब इस बच्चे को खिलौना चाहिए था। अब मान लीजिए थोड़ा सा समझदार, अब अहम की भावना अगर उसमें होगी तो ये सोचेगा यार अगर मैं इसका खिलौना छीन लूँगा तो मेरी पिटाई भी हो सकती है, मुझे लोग डांट भी सकते हैं, है ना। और तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मैं एक काम करूँगा, मैं अपने मम्मी पापा से इस चीज़ के लिए बोलूँगा, अगर वो मुझे लाकर दे देंगे तो ठीक है। तो ये अहम की भावना हो जाएगी। ठीक है। अब परा अहम क्या होता है? परा अहम, जैसे मान लीजिए आपने एक उदाहरण सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का। यानी परा अहम में क्या होता है कि एक इस प्रकार की अवस्था होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनका पूरा राजपाट सब कुछ बिक गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने सत्य बोलना नहीं छोड़ा था। तो ये कौन सी भावना हो गई? परा अहम की भावना हो गई। अर्थात मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। गांधी जी पूरी जिंदगी भर उन्होंने सत्य अहिंसा को नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे। चाहे मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, लाखों करोड़ों का मैं क्या, मेरी पूरी संपत्ति दौलत सब खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपने नियम से नहीं हटूंगा। ये होता है परा अहम की भावना। आशा है समझ गए होंगे जी। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जी बताइए। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या फिर एरिक्सन? बताइए जी, बताइए जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल फटाक से बताइए आंसर, तो फिर मैं बताऊंगा ही आपको। आप लोग बताइए पहले, सबसे पहले फटाक से। जी, इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का। नैतिक दुविधा या नैतिक विकास या नैतिक तर्कना, ये वाला सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है ना। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक विकास। ठीक है। एरिक्सन का मनोसामाजिक। एरिक्सन का कौन सा है? एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक। मनोसामाजिक। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? संभाव्य निकट भविष्य का जी आंसर बताइए। बिल्कुल बताइए आंसर। जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की इन्होंने जी बिल्कुल, इन्होंने संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र लिया था। ठीक है ना। कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था? सूझ का सिद्धांत। कौन सा दिया था? सूझ। चिंपांजी नाम का बंदर, वो ना चिंपांजी नाम का एक चिंपांजी, सॉरी सुल्तान नाम का चिंपांजी था, सॉरी। तो इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। कोहलबर्ग ने इसे सूझ का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और इसका में आंसर आ गया संभाव्य निकट विकास संबंधी, है ना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, छोटा कर दूँ थोड़ा, सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपको जी, शायद अब दिख रहे होंगे जी। आगे ना जी, थैंक यू। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से प्राप्त होता है, अधिगम संबंधी तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड संदर्भित करता है। बताइए आंसर। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। जिनका बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से ही उत्पन्न होता है। ज्ञान, हम कोई काम स्वयं करते हैं ना, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमें
ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रगतिशील शिक्षा पारिवारिक शिक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है और इस शिक्षा को शुरू करने का काम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी थे। कौन थे? जॉन डीबी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इस शिक्षण पद्धति में अलग अलग बच्चों के अनुसार शिक्षण क्रिया में अंतर रखते हुए शिक्षण काम पूरा किया जाता है और इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि शिक्षा प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से ही संपन्न होती है। इसलिए इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। आज के लिए 15 क्वेश्चन। आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं 15 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। यदि आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि 15 क्वेश्चन की सीरीज चलाना है या 30 क्वेश्चन की सीरीज चलाना है, तो मैं उस हिसाब से आगे की वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।